आज हमने यूनिट 2 स्टार्ट करना है, एथिकल कंसीडरेशन इन रिसर्च। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसके एग्जाम में रिलेटेड टू एथिक्स इन रिसर्च डिफाइन करेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ एथिकल मिसयूज एंड एवेल्युएशन ऑफ एथिक्स एज प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स बताएंगे। डिस्कस करेंगे एथिकल प्रिंसिपल्स को, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी एंड रिसर्च कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस करेंगे। रिसर्च कोड ऑफ एथिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वर्बल, रिटन, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कंसेंट को और प्रोड्यूस करेंगे मीनिंगफुल इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। आइडेंटिफाई करेंगे रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च। ये कोटेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। Many people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong. It is a character. Character जो है वो इंसान को ग्रेट साइंटिस्ट बनाता है, ना कि इंटेलिजेंस। इंटेग्रिटी क्या है? A character trait inwardly focused on the self of being faithful to moral values and standing up in their defense. मोरल वैल्यूज की तरफ फेथफुल होना जो है वो इंटेग्रिटी कहलाता है और उनके डिफेंस के लिए स्टैंड लेना को इंटेग्रिटी कहते हैं। इंटेग्रिटी इज डूइंग राइट व्हेन नो वन इज वॉचिंग। इंटेग्रिटी वो चीज है कि हम तब भी सही काम करें जब हमें कोई देखने वाला ना हो। मतलब एग्जाम में जब इन्विजिलेटर हो तो आप देखते हो कि इन्विजिलेटर बैठा हुआ तो आप चीटिंग नहीं करते। हालांकि इंटेग्रिटी ये है कि कोई भी आपको चेक ना कर रहा हो फिर भी आप एग्जाम में चीटिंग ना करो, तो वो चीज हो जाएगी इंटेग्रिटी। व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की एक ब्रांच है। सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ राइट कंडक्ट। सही काम करने को एथिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमने राइट कंडक्ट करना है, उसको एथिक्स कहते हैं। एथिकल रिसर्च क्या है? A system of moral values that is concerned with the degree to which research procedure adhere to professional, legal and social obligation to the study participant। तो एथिकल रिसर्च क्या है कि रिसर्च में हम मॉरल वैल्यूज को देखें, जैसे कि हमने पहले बात की कि मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन होते हैं। तो ह्यूमन सब अगर हमारी रिसर्च के सब्जेक्ट होंगे तो हमने बहुत सारी मॉरल वैल्यूज को अडेयर करके रिसर्च करनी होती है। वो प्रोफेशनल, लीगल और सोशल ऑब्लिगेशन है स्टडी पार्टिसिपेंट के कि उनकी एथिकल एथिकल तौर पे जो है उनकी मॉरल वैल्यूज को माइंड में रख के रिसर्च की जाए, तो इसको एथिकल रिसर्च कहते हैं। Obligation means reserve. Why ethics in research? Ethics क्यों जरूरी है रिसर्च में? कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसे हुए थे जिनमें के ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाया गया था। उनसे रिसर्च से होने वाला फायदा कम था लेकिन उनको नुकसान ज्यादा पहुंचा। वो वाले इवेंट्स अब हम पढ़ते हैं, इसीलिए एथिक्स को रिसर्च में मैंडेटरी कंसीडर किया जाता है। सबसे पहला हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो है नाजी ट्रायल 1935 to 1945। The Nazical medical experiment of the 1930s and 1940s are the most famous example of recent disregard for
एथिकल कंडक्ट। नाज़ी एक्सपेरिमेंट जो 1930 और 1940 में हुए, उसमें एथिकल कंडक्ट को डिसरिगार्ड किया गया, मतलब एथिक्स को माइंड में या ध्यान में नहीं रखा गया, उनकी एथिकल वैल्यूज को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया गया। 23 German Nazi physicians tortured and murdered thousands of victims in the name of research। तो 23 जर्मन नाजी फिजिशियंस ने बहुत सारे लोगों को रिसर्च के नाम पे टॉर्चर किया और मर्डर किया उनका। एक्सपेरिमेंट डन ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर विदाउट देयर परमिशन। कैदियों पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उनकी परमिशन के बगैर ही उन पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसके रिजल्ट में उनको काफ़ी टॉर्चर भी किया गया और उनको कत्ल भी किया गया। एक्सपोजिंग सब्सटेंसेस टू हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा बुलंद मुकाम पर उनको एक्सपोज किया गया। फ्रीजिंग टेम्परेचर, मलेरिया, पॉइजन, टाइफस एंड अनटेस्टेड ड्रग्स एंड ऑपरेशंस विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया। उनको एनेस्थीसिया लिया बगैर उनका ऑपरेशन किया गया। उनको मलेरिया, पॉइजन और टाइफस जैसी बीमारियों से एक्सपोज कराया गया। उनको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले जाके छोड़ा गया। तो इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें करके उनको टॉर्चर किया गया और उनको कत्ल भी किया गया। वायलेटेड न्यूमरस राइट ऑफ ह्यूमन रिसर्च सब्जेक्ट। तो ह्यूमन राइट जो थे उनको वायलेट किया गया, डिफरेंट टाइप के ह्यूमन राइट जो थे, ये सारी चीज़ें उनकी कंसेंट के बगैर हुई, इसीलिए अब रिसर्च में एथिक्स को ज़रूरी करार दिया गया। जो दूसरा हिस्टोरिकल इवेंट है वो है उसकी सिफिलिस स्टडी 1932 टू 1972। तो उसकी भी सिफिलिस स्टडी की गई थी। स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय द यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस। यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने इसको स्पॉन्सर किया था। Investigated the effect of syphilis among 400 men from a poor African American community। 400 आदमियों के ऊपर सिफिलिस के इफेक्ट देखे गए और वो आदमी कहाँ से लिए, गरीब अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के वो लोग थे। मेडिकल ट्रीटमेंट was deliberately withheld to study the cause of the untreated disease। सिफिलिस वाले पेशेंट लिए गए और उनका जो ट्रीटमेंट था उसको रोक दिया गया जानबूझ के, ये देखने के लिए कि ये डिजीज जो है इसका अगर ना ट्रीट किया जाए तो ये इसका कोर्स कैसे होगा, मतलब इसकी नेक्स्ट स्टेजेस कैसे जाएंगी अगर डिजीज को सिफिलिस जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट रोक दिया जाए तो ये किन किन स्टेजेस में जा सकती है, ये चेक करने के लिए जानबूझ के सिफिलिस के पेशेंट का जो कि गरीब अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के 400 आदमी थे उनका रोक दिया गया ट्रीटमेंट। 400 में से ओवर 100 ऑफ इन्फेक्टेड मैन डाइड। 100 से ज़्यादा जो आदमी थे वो मर गए एंड अदर सफर्ड फ्रॉम सीरियस सिफिलिस रिलेटेड कंडीशन, और बाकियों की जो सिफिलिस की कंडीशन थी वो वर्स हो गई। पार्टिसिपेंट डिड नॉट नाउ साइन कंसेंट। लोगों ने जो थे, जो पार्टिसिपेंट थे, जो सिफिलिस के पेशेंट थे, उनसे कंसेंट नहीं लिया गया एंड ट्रीटमेंट वाज डेलिबरेटली विथहेल्ड और इंटेंशनली ट्रीटमेंट को रोक दिया गया था। तो ये भी एथिक्स के खिलाफ एक हिस्ट्री में चीज हुई थी, हिस्टोरिकल इवेंट है ये भी। तीसरा है विल्बो ब्रोक स्टडी 1963 टू 1966। इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटली डिफेक्टिव पर्सन न्यूयॉर्क। ये मेंटली डिफेक्टिव पर्सन के ऊपर हुआ था न्यूयॉर्क में। डिजाइन टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। नेचुरल हिस्ट्री इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की देखने के लिए। टेस्ट द इफेक्ट ऑफ गामा ग्लोबुलिन टू प्रिवेंट द डिजीज। गामा ग्लोबुलिन कितने परसेंट इफेक्टिव है हेपेटाइटिस को प्रिवेंशन के लिए, इसका इफेक्ट देखने के लिए की गई थी। Mentally retarded children were deliberately infected with hepatitis virus. During this study, the school closed door to all sections except the hepatitis section। तो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे उनको जानबूझ के पहले हेपेटाइटिस कराया गया और फिर गामा ग्लोबुलिन दी गई देखने के लिए कि वो प्रिवेंशन करती हैं या फिर नहीं करती।
तो ये मेंटली डिफेक्टिव पर्सन के ऊपर की गई थी और इसमें भी एथिक्स का ध्यान में नहीं रखा गया था, बगैर किसी कंसेंट के और बगैर ह्यूमन राइट्स को देखे कि उनको नुकसान कितना होगा, जानबूझ के उनको इन्फेक्ट कराया हेपेटाइटिस से और फिर उनको गामा ग्लोबुलिन दी। प्रॉब्लम्स क्या थी विल्बोब्रोक स्टडी में? लैक चाइल्ड असेंट, जैसे बड़ों से कंसेंट लेते हैं इस तरह जो अंडर 18 बच्चे होते हैं उनसे असेंट, उनकी जो कंसेंट ली जाती है उसको असेंट बोलते हैं, जो उनके गार्डियन या पेरेंट्स से ली जाती है उसको असेंट को ASSENT असेंट कहते हैं। लैक पेरेंटल कंसेंट फॉर द मोस्ट पार्ट, और जो ज़्यादा छोटे थे उनके पेरेंट्स से कंसेंट नहीं ली गई, जो थोड़े बड़े बच्चे थे जो खुद कंसेंट दे सकते थे उसको असेंट कहते हैं, उनसे असेंट नहीं ली गई। परसेप्शन दैट लिटिल चॉइस इज गिवन टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च, और उनको कोई चॉइस नहीं दी गई कि उन्होंने रिसर्च में शामिल होना है कि नहीं होना, रिसर्चर की अपनी मर्जी थी, उसका जिस बच्चे का दिल चाहा उसने उसको इन्फेक्ट किया हेपेटाइटिस से और उसको रिसर्च में शामिल कर दिया। Research conducted with no regard of protection of subject, और सब्जेक्ट की प्रोटेक्शन का भी ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया था इस वाली विल्बोब्रोक स्टडी में। नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो है ज्यूइश क्रॉनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी, ये 1960 में की गई थी। Another well-known case of unethical research involved the injection of live cancer cells into elderly patients at the Jewish Chronic Disease Hospital in Brooklyn without the consent of those patients. इसमें क्या किया गया था, इसमें भी एथिक्स का ध्यान नहीं रखा गया था और अनएथिकल रिसर्च की गई थी। इसमें लाइव कैंसर के जो सेल्स थे वो एल्डरली पेशेंट जो कि ज्यूइश क्रॉनिक डिजीज हॉस्पिटल में एडमिट थे उनके अंदर इंजेक्ट किए गए थे लाइव कैंसर सेल्स विदाउट देयर कंसेंट। The purpose was to assess participant rejection response to cancer cell injected into them, और पर्पस क्या था, रिस्पॉन्स देखना कि कितने परसेंट में रिजेक्शन रिस्पॉन्स आता है। The elderly were infected with the live cancer cell, उनको पहले कैंसर के सेल से इन्फेक्ट कराया गया विदाउट देयर कंसेंट, ये देखने के लिए कि कितने परसेंट में रिजेक्शन रिस्पॉन्स आता है। तो ये भी एक अनएथिकल रिसर्च की गई थी हिस्ट्री में। जब ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट हुए और इसमें लोगों की ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखा गया, तो फिर कुछ एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट बने जिनको के 1947 में न्यूबर्ग कोड के नाम से भी, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ एरेंसी, और ये सारे फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए कि अगर रिसर्च ह्यूमन सब्जेक्ट पे करनी है तो आपको कुछ ना कुछ एथिकल कंसीडरेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो सारे अभी बढ़ते हैं हम। 1907 में न्यूरमबर्ग ट्रायल, 1948 में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, 1964 में डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी और 1966 में यूनाइटेड नेशन कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट हुआ। इसमें से डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी जो है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आवाज आ रही है सबको मेरी क्लियर?
ये मैं रिपीट कर रही हूँ। जो सीधी सिफिलिस स्टडी हुई थी, 400 जो सिफिलिस के लोग पेशेंट थे, उनका ट्रीटमेंट जानबूझ के रोक दिया गया था, ये देखने के लिए कि अगर सिफिलिस का ट्रीटमेंट रोक दिया जाए तो सिफिलिस की जो डिजीज है वो कौन कौन सी स्टेजेस जो है वो कवर करेगी अगर ट्रीटमेंट रोक दिया जाए। तो ये 400 सिफिलिस के लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई थी, जो कि पुअर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के थे, गरीब थे वो, और उनकी कंसेंट के बगैर ही उनका ट्रीटमेंट जानबूझ के रोक दिया गया था, जिसमें से 100 400 में से 100 लोग तो जो पेशेंट थे सिफिलिस के, वो उनकी डेथ हो गई, और बाकियों की सिफिलिस जो थी वो सीरियस हो गई। ट्रीटमेंट जो नहीं मिल रहा था, तो फिर सिफिलिस ने वर्ष ही जाना था और 100 की डेथ हो गई। ठीक है, क्लियर? जब इतने सारे हिस्टोरिकल इवेंट अनएथिकल रिसर्चेस हुई, तो उसके बाद एक एफर्ट की गई, इंटरनेशनल एफर्ट के कुछ ना कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। जो जब भी रिसर्च हो जिनमें ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, तो वो उन क्राइटेरिया को मीट करे, तो उसको कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एफर्ट to establish ethical standards is referred to as Nuremberg Code, developed after the Nazi trial. तो जो सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट बने एथिक्स के, उसको न्यूरमबर्ग कोड कहते हैं, और ये नाजी ट्रायल के बाद बने थे। Several other international standards have subsequently been developed, उसके बाद और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए। दी मोस्ट नोटेबल ऑफ विच इज द डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है, which was adopted in 1964 by the World Medical Association and then later revised most recently in 2008, जो कि 1964 में मेडिकल वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने अडॉप्ट की है, और उसके बाद उनको 2008 में रिवाइज किया गया। तो सबसे पहले जो बना वो न्यूरनबर्ग कोड था, जिसमें बताया गया कि कुछ क्राइटेरिया रखे गए एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट रिसर्च में इंक्लूड किया जाएगा तो ये वाले स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट होने चाहिए। और उसके बाद जो बना 1964 में, जिसको अडॉप्ट किया वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने, वो डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी था। तो डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम इन्हीं दोनों को, न्यूरमबर्ग कोड को और डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी को, डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तक क्लियर? डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी भी एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, कि क्या उसमें कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो मीट करना चाहिए, वो भी हम पढ़ते हैं वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले जो गाइडलाइन न्यूरमबर्ग कोड ने दी वो 10 गाइडलाइंस थी। इम्पोर्टेंट है ये भी। नंबर 1 था, रिसर्च पार्टिसिपेंट मस्ट वॉलंटरली कंसेंट टू रिसर्च पार्टिसिपेशन। मतलब कि रिसर्च में अगर किसी ह्यूमन सब्जेक्ट को शामिल करना है तो टोटली उसकी विल पे है, वो चाहे तो शामिल हो रिसर्च में, चाहे तो रिफ्यूज कर दे, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। नंबर 2 पे है, रिसर्च एम टू कंट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ सोसाइटी। रिसर्च का जो मकसद है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, सोसाइटी की अच्छाई के लिए होना चाहिए।
मतलब रिसर्च में अगर हम किसी ह्यूमन सब्जेक्ट को कंट्रीब्यूट करने के लिए कह रहे हैं तो उसका फ़ायदा सोसाइटी को होना चाहिए। रिसर्च मस्ट बी बेस्ड ऑन साउंड थ्योरी एंड प्रायर एनिमल टेस्टिंग। और अगर किसी ड्रग का ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना है ह्यूमन के ऊपर तो वो उससे पहले एनिमल के ऊपर टेस्ट की जा चुकी होनी चाहिए। डायरेक्टली आप ह्यूमन्स के ऊपर किसी ड्रग को एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अब आपने देखा अब जितनी भी ड्रग जो भी टेस्ट की जाती है सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर, फ्रॉग के ऊपर, रैबिट के ऊपर या रैट के ऊपर की जाती है। फोर्थ स्टेज में आके वो ह्यूमन्स के ऊपर टेस्ट होती है, क्योंकि अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को माइंड में रख के रिसर्च की जाती है, और जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च नहीं होती उसको परमिशन ही नहीं मिलती रिसर्च कंडक्ट करने, वो वाली रिसर्च कंडक्ट होती ही नहीं। नंबर 4 पे रिसर्च मस्ट अवॉइड अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। और अननेसेसरी फिजिकल और मेंटल सफरिंग नहीं होनी चाहिए ह्यूमन सब्जेक्ट को ड्यूरिंग रिसर्च। नंबर 5 पे नो रिसर्च प्रोजेक्ट कैन गो फॉरवर्ड वेयर सीरियस इंजरी और डेथ आर पोटेंशियल आउटकम। तो वो वाली रिसर्च आप नहीं कर सकते जिसमें के इंसानों की जान का खतरा हो, जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल हो के डेथ हो सकती है, तो वो वाली रिसर्च आप फर्दर नहीं कर सकते। नंबर 6 पे है द डिग्री ऑफ रिस्क taken with research participant cannot exceed anticipated benefits of result। और अगर किसी रिसर्च में ह्यूमन की हेल्थ का कोई रिस्क किया है तो उसके बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए उस रिसर्च के कंडक्ट होने के। अगर रिसर्च कंडक्ट करने के बेनिफिट कम है और नुकसान ज़्यादा है तब भी उस रिसर्च को कंडक्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 7 पे प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर पार्टिसिपेंट इज नेसेसरी। तो एनवायरनमेंट जिसमें रिसर्च की जा रही है वो भी प्रोटेक्टिव होना चाहिए, उससे भी इंसानों की सेहत को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और पार्टिसिपेंट की प्रोटेक्शन जो है वो नेसेसरी है। एनिमल पे अभी होती हैं अब जितनी भी ड्रग्स हम खा रहे होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर भी टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ह्यूमन्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो कोई भी ड्रग या ट्रीटमेंट जो भी मार्केट में न्यू आता है वो सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर ही टेस्ट होता है। ऐसी बात नहीं है कि एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं होता। नंबर 6 को रिपीट कर रही हूँ मैं। डिग्री ऑफ रिस्क टेकन विद रिसर्च पार्टिसिपेंट कैन नॉट एक्सीड एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स ऑफ रिजल्ट। मतलब अगर किसी रिसर्च में ह्यूमन हेल्थ को थोड़ा रिस्क है तो इसी सूरत में कंटिन्यू होगी कि उस रिसर्च की आउटकम में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं इंसानों को वो ज़्यादा होंगे, रिस्क जो है उसकी रेशो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रीटमेंट टेस्ट हो रहा है उस मेडिसिन के कोई एडवर्स रिएक्शन भी आ सकते हैं लोगों में, तो वो एडवर्स रिएक्शन थोड़े कम होंगे लेकिन उस मेडिसिन से जो फायदा होगा पेशेंट्स को वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हार्मफुल इफेक्ट। तो ये है नंबर 6। तभी वो रिसर्च कंटिन्यू हो सकती है, नहीं तो वो रिसर्च कंटिन्यू नहीं हो सकती अगर उसके रिस्क ज़्यादा है, एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा है और उसका फायदा कम लोगों को पहुँचता है। ओके, अभी तक क्लियर है जितने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं? अगर इन 7 पॉइंट्स में कोई डिफिकल्टी है तो आप उसको
Number 8 the experiment can be conducted only by scientifically qualified person. तो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने जा रहा है वो पर्सन साइंटिफिकली क्वालिफाइड होना चाहिए। जो अनक्वालिफाइड पर्सन है वो रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। Human subject must be allowed to discontinue their participation at any time। और अगर ह्यूमन सब्जेक्ट है मतलब इंसानों को रिसर्च में शामिल किया गया है, वो अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहे रिसर्च को छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कुछ रिसर्च बहुत लंबी होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि में कोहोर्ट स्टडी, तो कोहोर्ट स्टडी में 5-5, 10-10 साल फॉलो अप किया जाता है। तो इतनी लंबी स्टडी में अगर कोई चाहे पार्टिसिपेंट स्टडी के दौरान छोड़ के जाना, तो वो छोड़ के जा सकता है। Number 10 पे scientists must be prepared to terminate the experiment if there is cause to believe that continuation will be harmful or result in injury or death। और अगर साइंटिस्ट को ये लगे किसी भी पॉइंट पे तो उसकी रिसर्च से अब इंसानों की डेथ हो सकती है या उनकी सेहत को किसी न किसी तरह का नुकसान हो सकता है, तो साइंटिस्ट या रिसर्चर अपनी रिसर्च को वहीं पे स्टॉप कर सकता है। तो ये थे 10 पॉइंट्स ऑफ न्यूरम्बर्ग कोड। जिस तरह न्यूरम्बर्ग कोड है, इसी तरह से डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी भी कोड ऑफ कंडक्ट है जो 1964 में दिए गए। वो क्या क्या है इसकी हाईलाइट करते हैं। Well-being of the subject take precedence over science and society। मतलब इंसानों की वेलबींग को प्रेफर किया जाएगा सोसाइटी और साइंस के ऊपर। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट हेल्थ एंड राइट। इंसानों की रिस्पेक्ट की जाएगी और उनकी सेहत को और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। Vulnerable population requires special protection। Vulnerable population को स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। Vulnerable population में बच्चे आ जाते हैं, women's आ जाती हैं, elderly लोग आ जाते हैं। ये सारे vulnerable population है और इनको स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। Procedure must be detailed in a protocol and submitted to an ethical review committee, including the monitoring of information। तो अब जैसे आप पहले प्रपोजल लिखते हो, पूरी समरी लिखते हो, उसकी आईआरबी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड में पहले जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को कितना ध्यान में रखा गया है और फिर कहीं जाके आपको अप्रूवल मिलता है अपनी स्टडी का। तो वो सारा डिटेल प्रोटोकॉल पहले आप एथिकल रिव्यू कमेटी में सबमिट कराते हो अपनी रिसर्च का। वहाँ से अप्रूवल के बाद आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हो। आप डायरेक्ट अपनी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी का जो कि अब फॉलो किया जाता है। ओके, सब्जेक्ट स्टडी में बायस को रिमूव करने के लिए सब्जेक्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं देते, तो ये भी हाँ ये एथिकली रॉन्ग है। लेकिन ये तो सब्जेक्ट की तरफ से बायसनेस आ जाती है ना, ये रिसर्चर की तरफ से तो नहीं है। हमने तो वो देखना है कि रिसर्च में हमने कितना अपने पार्टिसिपेंट की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया, कितना हमने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया। हमारी तरफ से चीज़ें जो है वो सही होनी चाहिए। वो तो फिर सब्जेक्ट की तरफ से बायसनेस है और वो आ सकती है।
ये मैं रिपीट कर देती हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी कहता है कि सब्जेक्ट की हेल्थ को और उसकी प्रोटेक्शन को प्रेफरेंस देनी है सोसाइटी के ऊपर और साइंस के ऊपर, और पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है और उसकी हेल्थ को और उसके राइट को प्रोटेक्ट करना है, और जो वुलनरेबल पॉपुलेशन है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देनी है। वुलनरेबल पॉपुलेशन में छोटे बच्चे आ जाते हैं, एल्डरली आ जाते हैं, वुमेन्स आ जाती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स आ जाती हैं, ठीक है। Procedure must be in detail protocol and submitted to an ethical review committee, और कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले आप वो रिसर्च का पूरा प्रपोजल, क्या किस तरह से रिसर्च करनी है, कितनी देर तक करनी है, कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, ये सारा प्रोटोकॉल लिख के पहले एथिकल रिव्यू कमेटी को सबमिट कराते हो। फिर एथिकल रिव्यू कमेटी जो है वो देखती है कि कितने स्टैंडर्ड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के जो स्टैंडर्ड है उनको आपने मीट किया है, और देखने के बाद आपको परमिशन देती है रिसर्च कंडक्ट करने की। अगर एथिकल रिव्यू कमेटी रिसर्च कंडक्ट करने की परमिशन नहीं दे तो फिर आप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट वन में वो कह रहे हैं कि वेलबींग ऑफ सब्जेक्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर साइंस एंड सोसाइटी। पिछले न्यूरमबर्ग कोड में हमने पढ़ा कि उसने कहा है कि अगर रिस्क थोड़े कम है और सोसाइटी को फायदा ज्यादा हो रहा है, तो नुकसान भी है लेकिन कम है और सोसाइटी को फायदा ज्यादा है, तो आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये न्यूरमबर्ग कोड ने कहा, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी कहता है कि हमने सोसाइटी का फायदा नहीं देखना, हमने देखना है कि जो रिसर्च में बंदे शामिल हैं उनको कितना रिस्क है, पहले उनकी हेल्थ आती है। अगर उनको जरा भी नुकसान पहुंचता है तो आप उस रिसर्च को कंडक्ट नहीं करो, आप सोसाइटी को छोड़ दो कि सोसाइटी को जितना फायदा मिलेगा। कि अगर 10 लोगों को नुकसान पहुंचा के आप 100 लोगों को फायदा दे रहे हो, तो ये हमें नहीं चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में इसमें 10 लोगों की सेहत और जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि रिसर्च में शामिल है। ठीक है, क्लियर अब? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट टू सब्जेक्ट और अदर बिफोर कंडक्टिंग द रिसर्च। क्या आपने रिस्क और बेनिफिट देखने हैं कि सब्जेक्ट को, मतलब जिन लोगों पर रिसर्च की जा रही है उनको कितना रिस्क है और बेनिफिट कितना है रिसर्च का, ये आपने पहले असेस करना है रिसर्च कंडक्ट करने से पहले। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ए मस्ट, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट है। आप पार्टिसिपेंट को रिसर्च में इंक्लूड करने से पहले उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लोगे। कंसेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, और इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी होनी चाहिए। अब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आप अपने क्वेश्चनियर से पहले कंसेंट फॉर्म लगाते हो जिसमें लिखा होता है पर्पस स्टडी का, और ये कि ये वाला डाटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, और फिर उस सब्जेक्ट के सिग्नेचर होते हैं। अगर सब्जेक्ट विलिंगली शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं, और अगर रिफ्यूज कर दे तो आप उसको फोर्स नहीं करते हो कि वो आपकी स्टडी में शामिल हो।
जिस तरह से न्यूरमबर्ग कोड और डेक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है, इसी तरह से एक और कोड ऑफ कंडक्ट है बेलमोंट रिपोर्ट, जो कि बनाई थी 1979 में। इसके जो एलिमेंट है वो है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन और बेनिफिसेंस। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन में आता है कंसर्न द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डायरेक्ट हिज और हर एक्शन, मतलब उसकी एबिलिटी कि वो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहे तो हो जाए, नहीं शामिल होना चाहता तो भी उसकी मर्जी है, और अगर एक बार शामिल हो गया तो रिसर्च में जब उसका दिल चाहे वो छोड़ के जा सकता है। बेनिफिसेंस में मतलब फायदा, बैलेंस द रिस्क एंड बेनिफिट, डू नॉट हार्म, के रिस्क और बेनिफिट बैलेंस होने चाहिए और सब्जेक्ट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। जस्टिस, इंसाफ, फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन, तो जितना बेनिफिट है और जितने बर्डन है, बेनिफिट्स और बर्डन जो है वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए पार्टिसिपेंट में। अगर उनको इससे कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उससे पहुंचने वाला फायदा भी बराबर ही होना चाहिए, जितना नुकसान उतना फायदा भी पहुंचना चाहिए। ये बेलमंट रिपोर्ट है जो भी हम पढ़ रहे हैं। इसके 3 पॉइंट पढ़े हैं, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, बेनिफिसेंस और जस्टिस। इतना क्लियर अभी तक जितना पढ़ा है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी पढ़े हमने। कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं। ओके, अब हमने पढ़ना है एथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग रिसर्च। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ANA put forth a document in 1995 entitled Ethical Guidelines in Conduct, Dissemination and Implementation of Nursing Research। तो 1995 में जो था ANA ने एक डॉक्यूमेंट जो था वो दिया, जो कि इसका टाइटल था एथिकल गाइडलाइन इन कंडक्ट, डिसेमिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, मतलब नर्सिंग रिसर्च के कंडक्ट करने में, उसकी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये सारे इम्पोर्टेंट है जितने भी हमने अभी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े हैं। न्यूरमबर्ग कोड भी इम्पोर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी भी, और बेलमोंट रिपोर्ट, तीनों इक्वली ही इम्पोर्टेंट है। बेलमोंट रिपोर्ट में रिपीट कर देती हूँ। इसमें 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन के जो वर्क में सब्जेक्ट है शामिल, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले है, सोसाइटी बाद में। मतलब वो रिस्पेक्ट उसकी ये है कि वो अपनी विलिंगली अगर शामिल होना चाहे रिसर्च में तो हो जाए, और अगर बाद में जब छोड़ना चाहे तो
छोड़ दे रिसर्च, उसकी अपनी मर्जी है और हम उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे, उसको फोर्स नहीं करेंगे। नंबर 2 है बेनिफिसेंस, डू नॉट हार्म नहीं होना चाहिए पार्टिसिपेंट को। और नंबर 3 है जस्टिस, अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो नुकसान और फायदा दोनों इक्वल पहुंच रहे हैं, तभी ये रिसर्च कंडक्ट हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट है बेलमोंट रिपोर्ट में। एथिकल प्रिंसिपल पढ़ने से पहले अपनी अटेंडेंस लगवा दें। अटेंडेंस लगवाएं अपनी, उसके बाद ये पढ़ते हैं।
आवाज आ रही है सबको? अभी हमने पढ़ने हैं 9 एथिकल प्रिंसिपल जो कि एएनए में डॉक्यूमेंटेड थे। कैन यू हेयर मी? तो पहला इसमें जो है वो है रिस्पेक्ट ऑटोनोमस रिसर्च पार्टिसिपेंट, कैपेसिटी टू कंसेंट to participate in research and to determine the degree and duration of that participation without negative consequences। के इसमें आपने ऑटोनोमस पार्टिसिपेंट की अपनी मर्जी को जो है वो प्रेफर करना है कि उसकी मर्जी है, जितनी देर मर्जी वो रिसर्च में पार्टिसिपेट, अगर नहीं भी करना चाह रहा तो वो रिफ्यूज कर सकता है। और अगर एक बार उसने पार्टिसिपेट कर लिया तो वो अपनी मर्जी से रिसर्च को छोड़ के जा सकता है। उसमें कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा कि अगर उसने छोड़ के गया तो उसके लिए कोई नुकसान हो या उसको फोर्स करो कि नहीं तुम छोड़ के नहीं जा सकते, तो ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंट हार्म, मिनिमाइज हार्म और प्रमोट गुड टू ऑल रिसर्च पार्टिसिपेंट। इसमें क्या है कि हार्म जो है उसको मिनिमाइज करना है, नुकसान कम से कम होना चाहिए और जो फ़ायदा है पार्टिसिपेंट को जो रिसर्च में इंक्लूड है उनको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इंक्लूडिंग वुलनरेबल ग्रुप्स एंड अदर अफेक्टेड बाय द रिसर्च। इसमें वुलनरेबल ग्रुप्स भी आ जाते हैं और बाकी भी जो कि रिसर्च से अफेक्ट हो रहे हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए और नुकसान कम से कम होना चाहिए। Respect the personhood of research participants, their families and significant others, valuing their diversity। तो जो पार्टिसिपेंट हैं उनको आपने रिस्पेक्ट देनी है, उनकी फैमिलीज भी हैं तो अगर कोई कहे कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है या तो मैं रिसर्च को छोड़ के जाना चाह रहा हूँ या पूरा टाइमिंग मैं रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है और उसको फोर्स नहीं करना कि वो रिसर्च में ही शामिल रहे और अपने घर के किसी काम से रिसर्च को छोड़ के ना जाए। इस तरह का कोई सीन इसमें नहीं होगा। क्लियर ये वाली साइड? फर्स्ट वाला ये पॉइंट है कि हमने पार्टिसिपेंट की विल को रिस्पेक्ट देनी है। वो अगर अपनी मर्जी से रिसर्च को छोड़ के जाना चाह रहा है तो वो जा सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना कि हम कहें कि अगर रिसर्च नहीं करनी तो इतने परसेंट जो है फाइन पे करो। इस तरह से कोई उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देने कि रिसर्च में या तो फुल्ली पार्टिसिपेट करो और अगर एक बार रिसर्च में पार्टिसिपेट कर लिया तो छोड़ के जाना है तो फाइन पे करना पड़ेगा। इस तरह का कोई कंसीक्वेंस नहीं होना चाहिए रिसर्च में पार्टिसिपेंट के लिए। ठीक है, इतना क्लियर?
ओके, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।